माँ बाप का बंटवारा। गांव की ठंडी सुबह थी। धुंध से ढकी गलियों में अभी सूरज की हल्की किरणें भी ठीक से नहीं उतरी थी, लेकिन विश्वनाथ के आंगन में चहल पहल थी। आज कोई त्यौहार नहीं था, न किसी की शादी, न कोई शुभ अवसर। फिर भी घर में सब इकट्ठा थे। विश्वनाथ के दोनों बेटे, उनकी पत्नियां, पोते पोतियां और कुछ रिश्तेदार। विश्वनाथ गांव के सबसे सम्मानित आदमी थे। खेत खलिहान, 2 पक्के मकान और कुछ दुकानों का मालिकाना हक भी उन्हीं के पास था। गांव में उनकी बात को लोग कानून मानते थे, लेकिन कुछ पिछले महीने से उनके घर में अजीब तनाव था। विश्वनाथ के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा शांतनु, शांत, जिम्मेदार लेकिन थोड़े कठोर स्वभाव का था। छोटा बेटा मोहित, मिलनसार, हंसमुख लेकिन खर्चीला और लापरवाह। दोनों की शादियां हो चुकी थी। शांतनु की पत्नी शीला घर संभालने में माहिर थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा हुक्म चलाने वाला था। मोहित की पत्नी रीतू प्यारी तो थी, पर हमेशा शिकायतें करती रहती थी। विश्वनाथ और उनकी पत्नी सुशीला को यह घर हमेशा हंसी खुशी से भरा दिखता था, लेकिन समय के साथ साथ बहुओं के बीच अनबन होने लगी। बीज बोया गया। सुशीला रसोई में थी, तभी रीतू ने गुस्से में कहा, अम्मा ये भी कोई बात हुई? हर बार आप सबसे अच्छा अनाज भाभी के हिस्से में डाल देती हैं और हमें बचा खुचा देती हैं। सुशीला ने समझाया, बिटिया घर का अनाज तो एक ही है, सबके लिए बराबर है। लेकिन रीतू चुप नहीं हुई। बराबर कहाँ है अम्मा? देख लो, भाभी के कमरे में नए पर्दे लग गए हैं, नया बर्तन आ गया है। हमारा कमरा देखो, वही पुरानी चारपाई, वही टूटा अलमारी। शीला को यह सुनाई दे गया। वह गुस्से में आकर बोली, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपना हिस्सा ले लो और अलग रसोई बना लो। हर समय रोना धोना बंद करो। और यही वह दिन था जब घर में बंटवारे की बात पहली बार खुलकर सामने आई। शाम को जब विश्वनाथ खेत से लौटे तो घर में भारी सन्नाटा था। दोनों बहुएं अलग अलग कमरों में थी। विश्वनाथ ने सुशीला से पूछा, क्या बात है, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सुशीला ने पूरा मामला बताया। विश्वनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। तो अब बात यहाँ तक आ गई है। उसी रात उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। देखो बेटा, मैंने ज़िंदगी भर मेहनत की है, जो कुछ है तुम दोनों का ही है। अगर तुम दोनों चाहते हो कि अब घर में बढ़ जाए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं और तुम्हारी माँ किसके पास रहेंगे ये सोच लो। शांतनु और मोहित एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह ही महेश ने कहा, बाबूजी हम अलग होना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों को हम बराबर देखेंगे। 1-1 महीने आप हमारे पास रहिएगा। शांतनु ने सहमति जताई, लेकिन उसकी पत्नी शीला को यह मंजूर नहीं था। नहीं, महीने महीने माँ बाप को बदलना ठीक नहीं। गांव में लोग हंसेंगे कि विश्वनाथ का ऐसा हाल हो गया है कि उन्हें बेटे बारी बारी से देख रहे हैं। विश्वनाथ के दिल में यह बात तीर की तरह लग गई। तो बहू, तुम्हारा क्या कहना है? क्या हम बोझ हो गए हैं? शीला छेप गई, नहीं बाबूजी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस कह रही थी कि लेकिन अब माहौल ख़राब हो चुका है। विश्वनाथ ने फैसला सुनाया, ठीक है, अगर तुम लोग खुश हो जाओगे तो मैं घर का बंटवारा कर देता हूँ। आधा हिस्सा शांतनु का, आधा मोहित का। और जहाँ तक हमारी बात है, 1 महीना हम शांतनु के पास रहेंगे और 1 महीना मोहित के पास रहेंगे। सुशीला की आंखों में आंसू थे। पर जी, हम तो हमेशा एक ही घर में रहे, अब कहाँ कहाँ जाएंगे? विश्वनाथ ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, अरे यही तो वक्त का तकाजा है। अब हमारी हालत वही होगी जो लोग कहते हैं, बुढ़ी बुढ़ा अब समान बन गए हैं। विश्वनाथ और सुशीला पहला महीना शांतनु के पास रहे। शांतनु ठीक तरह से देखभाल करता, लेकिन शीला को यह अच्छा नहीं लगता था। वह हर छोटी बात पर ताना मारती, अरे अम्मा आप तो बहुत धीमे काम करती हैं, रसोई का सारा टाइम बिगड़ जाता है। विश्वनाथ यह सुनकर खामोश रहते। फिर आया मोहित का महीना। रीतू तो खुश थी, अब सास ससुर उसके पास है, लेकिन मोहित खर्चीला था। उनके लिए दवाई, दूध, अच्छा खाना लाना उसके लिए बोझ बनता। बाबूजी थोड़ा संभल कर खर्च करिए, हम पर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। विश्वनाथ रात को देर तक खटिया पर लेटे लेटे सोचते रहते, क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? ये कहानी का पहला बड़ा हिस्सा है। यहाँ तक हमने ये दिखाया है कि कैसे एक खुशहाल परिवार में धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ता है और आखिरकार बंटवारे तक बात पहुँचती है। विश्वनाथ और सुशीला का 1 महीने का चक्र शुरू हो गया। पहले महीने के बाद जब वे मोहित के घर गए
तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ माहौल थोड़ा हल्का होगा। मोहित खुश था, लेकिन उसकी पत्नी रितु को अब हर छोटी बात खटकने लगी। अरे अम्मा, आप तो हर समय पूजा पाठ में लगी रहती हैं। देखिए ना, बच्चे शोर मचाते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाते। सुशीला को यह बात बुरी लगी। बिटिया, बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर पाते तो मैं समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन रितु की शिकायतें कम नहीं हुई। कभी वह कहती, अरे बाबूजी, आजकल दवा कितनी महंगी हो गई है, आप लोग भी सोचिए, इतना खर्च हम अकेले कैसे उठाएंगे। विश्वनाथ चुपचाप सुनते रहे। गांव में धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि विश्वनाथ का घर बट गया है और विश्वनाथ वे महीने महीने बेटों के पास रहते हैं। चौपाल पर बुजुर्ग लोग बात करते हैं, अरे भाई देखो, समय कितना बदल गया है। जिस विश्वनाथ के फैसले को लोग पूरा गांव मानता था, आज वही अपने घर में मेहमान बन गया है। विश्वनाथ यह बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाते। एक दिन शांतनु का बेटा रोहन अपने दादाजी से बोला, दादाजी आप घर बार बार क्यों बदलते हैं, हमारे पास ही रहिए ना, मुझे आपके साथ खेलना अच्छा लगता है। विश्वनाथ की आंखें भर आई। बेटा, दादाजी अब सामान हो गए हैं। सामान जैसे कभी इधर कभी उधर रखा जाता है, वैसे ही हमें भी रखा जा रहा है। रोहन को ये बात समझ नहीं आई। उसने मासूमियत से पूछा, तो दादाजी आप अपना घर क्यों नहीं बनाते। विश्वनाथ चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ महीनों बाद सुशीला को तेज़ बुखार हो गया। शांतनु उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी उम्र ज़्यादा है, इन्हें अच्छे खान पान और आराम की ज़रूरत है। लेकिन शीला को यह बोझ लगने लगा। हर हफ्ते डॉक्टर, दवा, दूध, फल, यह सब कितने पैसे का है। अब हम कब तक खर्च उठाएंगे। शांतनु ने डांटते हुए कहा, चुप रहो शीला, ये हमारी माँ है, इनके बिना हम कुछ नहीं हैं। लेकिन शीला के चेहरे पर नाराज़गी साफ दिख रही थी। अगले महीने जब बारी मोहित की आई तो उसने अपने भाई से कहा, भैया आप इस बार माँ बाप को अपने पास ही रख लो, मेरी नौकरी में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। शांतनु गुस्सा हो गया, क्या मतलब है, बंटवारे के वक्त तो बराबर की बात हुई थी, अब जिम्मेदारी से भाग रहे हो। मोहित चुप हो गया, लेकिन अंदर से वह भी परेशान था। रात में सुशीला रोने लगी, विश्वनाथ हमने सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए जी दी, आज हम ही बोझ बन गए हैं, हमें क्यों जिंदा रखा है भगवान ने। विश्वनाथ ने उनका हाथ थामा। अरे ऐसा मत कह, पर सच है, हम अब अपने घर में ही पराये हो गए हैं। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। गांव में एक बड़ा मेला लगा था। दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ वहां गए। लोगों ने पूछा, विश्वनाथ आजकल आप कहाँ रहते हैं। विश्वनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की, कभी इधर कभी उधर। लोग हंसने लगे। अरे विश्वनाथ जी आजकल किराए के मकान की तरह हो गए हैं। यह सुनकर विश्वनाथ का दिल काँप उठा। एक दिन विश्वनाथ ने दोनों बेटों को बुलाया, देखो बेटा, हमने ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए मेहनत की, लेकिन अब हम थक गए हैं, हम यह खेल नहीं खेल सकते, हम अब किसी के पास नहीं रहेंगे। गांव के बाहर जो पुराना खेत है, वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना देंगे और वहीं रहेंगे। दोनों बेटे हैरान हो गए। बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं। विश्वनाथ की आंखें लाल थीं। जो तुम लोगों ने हमें बना दिया है, एक बोझ, एक सामान, उससे अच्छा है कि हम अकेले रह लें। कम से कम हम ये ताने नहीं सुनने पड़ेंगे कि हम खर्चा करा रहे हैं। सुशीला ने भी हामी भर दी। कुछ ही हफ्तों में गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बन गई। विश्वनाथ और सुशीला वहीं रहने लगे। अब कोई ताना नहीं था, लेकिन अकेलापन उन्हें खा रहा था। सुशीला अक्सर कहती, जी घर में बच्चों की किलकारी सुनने को मन तरस जाता है। विश्वनाथ बस अपनी आसमान की तरफ देखकर कहते, शायद यही हमारी किस्मत है।